हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना अवहट्ट भाषा का हिंदी में योगदान, महत्व व विशेषताएं के विषय में बताने वाला हूं। सर्वप्रथम आप सभी भाइयों एवं बहनों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल पर जाकर, चौरसिया कोचिंग क्लास पर जाकर के सब्सक्राइब किया, लाइक किया और अपना आत्मीय कमेंट दे करके हमारा हौसला अफजाई किया और हमारा उत्साहवर्धन किया। और उसी का देन है कि मैं आज जो है बहुत बुलंद हौसले से आप लोगों को पढ़ाने का जो कार्यक्रम है मैं जारी रख रहा हूँ। तो अगर हमारा यह वीडियोज़ या सभी वीडियोज़ अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह 5वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है अवहट्ट भाषा का हिंदी में योगदान। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अवहट्ट भाषा का परिक्षेत्र के विषय में बता चुका हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए अवहट्ट भाषा है ये, और उसका परिक्षेत्र मतलब वो कितना दूर तक फैला हुआ है, किस किस बोली और किस किस भाषा का उससे निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए आपका बांग्ला, बिहारी, उड़िया, ये सभी भाषाओं का जो जननी कहा जाए तो अवहट्ट ही है, क्योंकि अवहट्ट से ही जो है सभी बोलियों का निर्माण हुआ है। तो ज़्यादा लंबा बात न कह करके मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुर बताते हैं। प्राकृत का मतलब वो हट्ट, प्राकृत का मतलब अवहट्ट। जैसे पहले आपका पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर आपका भ्रंश आया, फिर उसके बाद अवहट्ट आया। तो इन्होंने कहा कि विद्यापति प्राकृत की तुलना में, मतलब जो उस समय की भाषा चल रही थी, अवहट्ट भाषा चल रही थी, उस अवहट्ट भाषा की तुलना में अपनी भाषा को उन्होंने क्या कहा है? मधुतर कहा है। मधुतर, मधुरतर मतलब मीठा बताते हैं। इनका एक जो है रचना भी है इस भाषा से संबंधित, अवहट्ट भाषा से संबंधित। इन्होंने क्या कहा है अपनी भाषा को या अपने काव्य को क्या कहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। देसिल बैना सब जन मिठ्ठा, ते तैसन जप्यो अवहट्टा। देसिल बैना सब जन मिठ्ठा, ते तैसन जप्यो अवहट्ठा। ठीक है, मतलब ये साफ साफ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि देसिल बैना मतलब देसिल मतलब देसी बानी, बैना मतलब बानी, और जो है बैना उस समय अवहट्ट भाषा में वचन या बाणी को उस समय बैना कहा जाता था। तो ये मैं एक पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि ये जो छंद है यह जो है बता रहा है कि जो विद्यापति जी हैं ये अपनी जो है भाषा, जो काव्य की भाषा थी, उस काव्य की भाषा को क्या कहा? अवहट्ठा कहा। पहला बात ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको अवहट्ट भाषा का एक दर्शन करा रहा हूँ कि अवहट्ट भाषा जो है उस समय किस प्रकार या कैसे बोली या लिखी जाती थी। तो आइए आप लोगों को मैं विद्यापति के रचना से ही इसका जो है दिग्दर्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, देसिल बैना सब जन मिठ्ठा, ते तैसन जप्यो अवहट्ठा। मतलब देसिल बाणी, देसी वचन, देसी बोली, सब जन मिठ्ठा। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है, कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी देश की भाषा या बैना मतलब बाणी मीठी नहीं लगती है? सबको लगती है। इसी नाते कहा गया है मातृभूमि और मातृभाषा जो है सबको प्रिय होती है। तो देसिल बैना सब जन मिठ्ठा, ते तैसन जप्यो अवहट्टा। तो यहाँ पर इसका अर्थ आप देखिए लिखा हुआ है, देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्ठा कहा जाता है। मतलब विद्यापति जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने कह रहे हैं कि देसिल बैना मतलब देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्ठा ना
नाम या दिया जा सकता है या कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और एक तीसरी बात जो मैं यहाँ इस नाते यह जो है विद्यापति जी की जो रचना यहाँ पर लाए हैं, तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपको प्रश्न में जब आप अवहट्ट से संबंधित प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट में, तो ये इतना आ जाएगा, देसिल बैना सब जन मिट्ठा ते तैसन जपो अवहट्ठा। तो वहाँ पूछ देता है कि यह जो प्रमुख छंद है अवहट्ट भाषा में, उसके जो रचयिता हैं वो कौन हैं। तो आपको कहना पड़ेगा कि ये जो है इसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ भाषा देख ही सकते हैं कि भाषा जो है इनका अवहट्ठा है। और ये जो है जो उस समय अवहट्ट भाषा कहा जाता था, इन्होंने इसको क्या कहा, मधुतर कहा। मीठा मतलब क्या हो गया, ये मीठा से मतलब क्या होगा, मधुतर होगा। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो है एक तीसरा बात हो गया। अब चौथा बात यह है कि कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति ने जो है अपनी भाषा को क्या कहा है या क्या नाम दिया है। आगे मैं पढ़ाऊँगा भी। तो इसमें है विद्यापति जी ने अपनी जो भाषा थी, मतलब प्राकृत भाषा उस समय की अवहट्टा जो भाषा चल रही थी, उस भाषा को इन्होंने क्या कहा, मधुतर भाषा कहा। तो शायद आप लोग इसको समझ गए हो अच्छी तरीके से। दूसरा प्रश्न है, ये सब प्रश्न ही है एक तरह से जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसी प्रश्न को मैं थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर रहा हूँ। सब सारे जो है प्रश्न ही है और प्रश्न का ही मैं जो है यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ। अपभ्रंश के परवर्ती या उत्तरकालीन रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। ये अवहट्ट भी कह सकते हैं, अवहट्ट भी कह सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अपभ्रंश के परवर्ती या उत्तरकालीन रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जो अपभ्रंश भाषा के बाद परवर्ती, मैंने आपको बताया है परवर्ती मतलब क्या होता है, बाद की भाषा। क्या होता है, बाद की भाषा। अपभ्रंश के बाद की भाषा क्या थी, या उत्तरकालीन माने मतलब भी वही होता है, बाद की भाषा, दोनों चीज़ एक ही है। या तो हम परवर्ती कहें या हम उत्तरकालीन कहें, दोनों का अर्थ एक ही है, बाद की भाषा। तो अपभ्रंश भाषा के बाद की कौन सी भाषा आई थी, अवहट्ट आई थी। तो अक्सर विद्वान जितने हैं वो यही कहते हैं कि अपभ्रंश के बाद की जो भाषा आई थी उसको अवहट्ट नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उदाहरण के रूप में मैं एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ बहुत शॉर्टकट में कि मेरा ये सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, पा प्रा अप आओ। तो पा से हो जाएगा आपका पाली, प्रा से हो जाएगा प्राकृत, अप से हो जाएगा अपभ्रंश, और अव से हो जाएगा अवहट्ट। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अपभ्रंश के परवर्ती माने बाद में या उत्तरकालीन, उसको भी बाद में ही कहेंगे, कि रूप को कौन नाम दिया गया, अवहट्ट। तो अब अपभ्रंश आप यहाँ देख सकते हैं, अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई है, अवहट्ट। क्लियर हो गया होगा। तीसरा देखिए, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया। तो यहाँ पर अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये जो यहाँ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ, इसका मतलब ये है, मुख्य रूप से इसी से प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है कि अवहट्ट शब्द मतलब जो अवहट्ट शब्द का, जैसे काव्य तो लिखा जा रहा था, भाषा का नाम भी अवहट्ट दे दिया गया था, लेकिन अवहट्ट शब्द जो है साहित्य में कौन सबसे पहले प्रयोग किया, तो इसको प्रयोग करने वाले ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी थे। इन्होंने अपने पुस्तक वर्ण रत्नाकर में किया है। ये सब जो कौन किया, ज्योतिरीश्वर, ये लेखक हैं, कवि हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी, और इन्होंने अपने वर्ण रत्नाकर पुस्तक में जो है सबसे पहले जो है अवहट्ट शब्द का जो अपनी उनकी भाषा थी, उस समय की जो भाषा प्राकृत भाषा चल रही थी, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, अवहट्ट दिया। सबसे पहले जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में जो है इसका प्रयोग किया, अवहट्ट शब्द का। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे मैं आप लोगों को, जैसे ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है, उसके बाद संदेश रासक, यहाँ पर देखिए संदेश रासक है, तो इसके लेखक कौन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है अवहट्ट भाषा में। ठीक है, अब्दुल रहमान जी हैं। तो इन सब का जो रचना है और मुख्य जो अवहट्ट भाषा के कवि हैं, लेखक हैं,
इन सब का मैं एक जो है बढ़िया जो है शॉर्ट ट्रिक आगे बताऊंगा याद करने के लिए, और वो याद नहीं करना पड़ेगा, मेरे शॉर्ट ट्रिक से आपको तुरंत याद हो जाएगा और आजीवन आपको याद रहेगा। तो आप आगे देखिए, यह हो गया। आगे देखिए, लिखा है अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अवहट्ट को ध्यान से देखिए गणित है। प्रश्न क्या होता है, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे मनोविज्ञान का हो, सबसे पहले यह गणित की तरह तर्क लगाना पड़ता है कि यह प्रश्न कर क्या रहा है और इसका हमको जवाब क्या मांग रहा है, इसको हमको देखना पड़ता है। इसमें कामा का बहुत महत्व होता है। सरसरी नज़र से अगर आप पढ़ते हैं तो इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। यहाँ कामा का बहुत ही महत्व है, अर्धविराम का बहुत महत्व होता है इसमें। अब यहाँ अवहट्ट को, यहाँ देखिए यहाँ कामा रहेगा। अवहट्ट को अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको माना जाता है, यहाँ प्रश्न करेंगे, किसको माना जाता है? अवहट्ट को। किसको माना जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको माना जाता है? अवहट्ट को। तो ये एक प्रश्न इस तरह से हम पूछ सकते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी अवहट्ट भाषा को माना जाता है। ये भी सही है। तो मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में बता ही दिया था कि जो है कि किस प्रकार जो है आधुनिक हिंदी और जो है पुरानी हिंदी और अपभ्रंश भाषा के बीच की कड़ी अवहट्ट है। इसको मैंने आपको इसके पूर्व के वीडियो में बताया था, शॉर्टकट में देख लीजिए। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ देखिए आप लिखा है भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा में जो है 3 पार्ट है। इसमें है मध्यकालीन, पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के भेद हैं, ठीक है। अब इसमें से 3 ठो निकले हैं। अब देखिए, जो पहला प्राचीन आर्य भाषा है इसमें 2 भेद निकले हैं। एक है वैदिक छांदस और दूसरा है लौकिक संस्कृत भाषा। उसके बाद तीसरा है पाली, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। इसमें जो है एक पाली है और दूसरा है प्राकृत है और तीसरा है अपभ्रंश। यहाँ देख सकते हैं, तीसरा है अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए आधुनिक लिखा है, यहाँ पर देखिए भारतीय आर्य भाषा, उसके बाद लिखा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। उसके अंतर्गत भी 3 है, एक प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, यही चीज़ पूछ रहा है, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। उसके बाद है मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आपका है आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो अपभ्रंश अवहट्ट भाषा है ये जो है किसके बीच की कड़ी है? अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी। किसका? प्राचीन हिंदी और अपभ्रंश भाषा के बीच की कड़ी है। तो अपभ्रंश भाषा मुख्य जो है मानी जाती है। इसके बाद जो है आपका अवहट्ट आता है। अवहट्ट के बाद क्या आता है? फिर प्राचीन हिंदी आता है, ठीक है। तो ये जो है प्राचीन हिंदी और अपभ्रंश के बीच में कौन सा जो है भाषा है? अपभ्रंश भाषा। उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ शॉर्टकट में, कि जैसे आपको मध्यकालीन आप आएंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और यहाँ आएंगे आप आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और यहाँ आएंगे प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इसके अंतर्गत 2 है, एक है वैदिक छांदस, वैदिक है, और दूसरा है लौकिक संस्कृत। ये वैदिक संस्कृत इसको आप कहेंगे और दूसरा है लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसके 2 प्रमुख भेद हैं। इसमें 3 प्रमुख भेद हैं, एक है पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा है अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश के बाद जो आता है वो होता है अवहट्ट भाषा, ठीक है। इसमें जो है भी 3 पार्ट हैं, एक है प्राचीन
या प्रारंभिक हिंदी, इसको प्राचीन भी कह सकते हैं, प्रारंभिक हिंदी कह सकते हैं। दूसरा है आपका मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा है आपका आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा प्राचीन प्रारंभिक हिंदी है और अपभ्रंश भाषा है, इसके बीच की कड़ी कौन आ रहा है? अवहट्ट आ रहा है, यही प्रश्न है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा है प्राकृत पैंगलम के टीकाकार बंशीधर ने इसे अवहट्ट माना है। एक रचना है अवहट्ट भाषा का, या प्राकृत पैंगलम के जो टीकाकार हैं उनका नाम है बंशीधर। तो बंशीधर जी ने जो है इसे क्या माना है? अवहट्ट माना है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार बंशीधर ने इसे अवहट्ट माना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बंशीधर ने भी जो है उस समय की जो भाषा थी उसको क्या माना? अवहट्ट माना है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के भाषिक और साहित्यिक विकास में, खड़ी बोली मतलब जो हमारी आधुनिक हिंदी चल रही है, उस आधुनिक हिंदी मतलब जो खड़ी भाषा हमारी चल रही है के भाषिक और साहित्यिक विकास में, मतलब जो हमारी हिंदी है उसके भाषिक मतलब उसके भाषा में और उसके साहित्य के विकास में जिन भाषा और बोलियों का विशेष योगदान रहा उसमें अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाएं भी हैं। तो इसीलिए मेरा जो वो है हेडिंग है कि अब जो है हिंदी के योगदान में अवहट्ट भाषा का योगदान। तो इसी से मतलब है कि जो हमारी जो खड़ी बोली हिंदी आज वर्तमान में चल रहा है उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है? अपभ्रंश और अवहट्ट का। किस क्षेत्र में? भाषिक और साहित्यिक क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भाषिक मतलब भाषा के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है उसके विकास में सबसे योगदान किस भाषा का है? अपभ्रंश भाषा और अवहट्ट भाषा को है। मतलब अपभ्रंश को अवहट्ट भी कह सकते हैं, अवहट्ट को अपभ्रंश भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों जो मतलब अपभ्रंश भाषा और अवहट्ट भाषा का जो काल था वह हमारे हिंदी को बहुत ही समृद्ध किया। आज भी आप हिंदी की भोजपुरी भाषा और उसके बाद बिहार की भोजपुरी भाषा जो है में आप जो भी गाने गाते हैं हम लोग सुनते हैं, उसमें अधिकतर जो भाषा का प्रयोग होता है वो अपभ्रंश और अवहट्ट ही भाषा का प्रयोग होता है, जो बहुत ही कर्णप्रिय होता है और सबको अच्छा भी लगता है। तो इस नाते जो है हमारा जो अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा है, विद्यापति के शब्दों में सही बात है कि वो जो है वो मीठा भाषा है जो है और मधुर भाषा है जो है। उसके बाद देखिए संदेश राशक। जो संदेश राशक है इसका दो नाम आता है, कहीं कहीं पर संदेश राशक आएगा और कहीं कहीं पर संदेश राशय आएगा। क्या आएगा? संदेश राशय भी आएगा। ठीक है, मैथिल कोकिल। अब कभी कभी प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपके कान में यह बात आवाज़ चली जाए कि जो है अवहट्ट भाषा का जो है या मैथिल भाषा, जो अवहट्ट भाषा के प्रमुख कवि विद्यापति थे, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मतलब विद्यापति जी न केवल अवहट्ट भाषा में जो है साहित्य लिखे, यह मैथिल भाषा में भी इन्होंने लिखा है, फिर संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है। विद्यापति जी ने इनकी जो रचना है ये संस्कृत भाषा में भी लिखे हैं, क्योंकि संस्कृत तो पहले से चली आ रही थी। तो विद्यापति जी बहुत ही विद्वान आदमी थे, तो इन्होंने जो है संस्कृत में भी कुछ रचनाएं की है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर मैथिली भाषा में भी इन्होंने किया है, और अवहट्ट में तो ये थे ही, अपभ्रंश में तो थे ही। तो इस नाते जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं अवहट्ट भाषा को, और इनको जो है मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। तो आपको अगर प्रश्न आ जाता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो आप निस्संदेह बता देंगे विद्यापति जी को। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ रहा हूँ। संदेश राशक मतलब संदेश राशक या इसको राशय भी कह सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। संदेश राशक आता है तभी भी अब्दुल रहमान का है, और संदेश राशय आता है तो भी उन्हीं का है, अब्दुल रहमान का। मैथिल कोकिल विद्यापति कृत कृति लता की भाषा को अदहमान अब्दुल रहमान ने अवहट्ट माना है। अब्दुल रहमान जो थे इनका भी दो नाम है,
अब्दुल रहमान का भी 2 नाम है। जिस प्रकार जो है इनका रचना का 2 नाम है, संदेश रासक और संदेह रासक, उसी प्रकार कहीं कहीं जो अद्दहमान लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अद्दहमान। और उन्हीं का अद्दहमान आ जाएगा तो मत समझ लीजिए कि एक नया चीज़ कौन आ गया। तो अद्दहमान को अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये संदेश रास है जो प्रमुख रचना है, इसको मैथिल कोकिल विद्यापृत कृतिलता, ये किसका लिखा है? ये जो है विद्यापति का है। अहट्ट भाषा में विद्यापति का एक रचना का प्रमुख नाम क्या है? कृतिलता। और एक दूसरा है कीर्ति पताका। इसको याद रखिएगा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसका है? विद्यापति का है। इसका मैं शार्ट टिक आगे बताने वाला हूँ। तो ये जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कृतिलता, विद्यापति की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, केवल कृतिलता की बात कर रहे हैं। तो कृतिलता जो है जो किस भाषा में लिखा गया है? अवहट्ट भाषा में। कौन कह रहा है? अद्दहमान, मतलब अब्दुल रहमान जी कह रहे हैं। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अब्दुल रहमान अपनी रचना संदेश रासक और मैं विद्यापति की रचना जो कीर्तिलता है, इन दोनों को क्या मानते हैं? अवहट्ट माना है। ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए, कोई भी भाषा जब साहित्यालंब होकर प्रतिष्ठित होती है, कोई भी भाषा जब साहित्यालंब होकर प्रतिष्ठित होती है तो वह व्याकरण के नियमों की श्रृंखलाबद्ध होने लगती है, फिर धीरे धीरे जनभाषा से उसका अलगाव होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी भाषा साहित्यालंब मतलब एक उसका जो है किसी भी साहित्य के अवलंब मतलब सहारा लेकर के प्रतिष्ठित होती है। जैसे आप मान लीजिए कि अपभ्रंश की भाषा चल रही थी, तो अपभ्रंश के भाषा से जो है साहित्यालंब हुआ। मतलब जैसे आपकी अपभ्रंश भाषा चल रही थी, अपभ्रंश भाषा इसके पूर्व चल रही थी, अब इसके बाद क्या आया? अवहट्ट भाषा आया। ठीक है। तो ये किस भाषा का साहित्यालंब ले रही है? अपभ्रंश भाषा का साहित्यालंब ले रही है। आलम मतलब जो होता है सहारा, आलम मतलब सहारा होता है। तो यहाँ लिख रहा है कोई भी भाषा का मतलब अवहट्ट भाषा, कोई भी भाषा का मतलब अवहट्ट भाषा जब साहित्यालंब होकर, साहित्यालंब मतलब अपभ्रंश भाषा से अवलंबित होकर मतलब सहारा लेकर प्रतिष्ठित हो गई। कौन सी भाषा उस समय प्रतिष्ठित हो रही थी? आर्य भाषा तो प्राचीन हो रही थी, नया भाषा कौन आ रही थी? अवहट्ट आ रही थी। तो प्रतिष्ठित होती है, कौन भाषा प्रतिष्ठित हुई? अवहट्ट भाषा प्रतिष्ठित हुई। तो वह व्याकरण के नियमों की श्रृंखलाबद्ध होने लगती है। जब इस भाषा से कोई दूसरा भाषा मतलब निर्माण होता है या पुनर्निर्माण होता है, तो इसकी जो भाषा होती है वो व्याकरणी होती है। क्या होती है? व्याकरणी होती है, मतलब वो ग्रामरणी हो जाती है। ठीक है। तो करा तो वह व्याकरण के नियमों की श्रृंखलाबद्ध होने लगती है, फिर धीरे धीरे जनभाषा से उसका अलगाव होने लगता है। फिर जो जनभाषा है, ये जो बीच में बोली भाषा जा रही थी, बीच में जो भाषा बोली जा रही थी वह अनग्रामिकल थी, अनव्याकरण थी। तो ये लेकिन वो जनभाषा थी। कौन भाषा थी? जनभाषा थी। जनभाषा जो होती है उसमें ग्रामर उतना नहीं अच्छा होता है, जो जैसा ही बोल दे आगे पीछे वर्ड करके, जैसे वह खाता है या खाता है वह, इसी तरह वो बोल दे। तो ये जो बीच की भाषा थी अपभ्रंश भाषा के बाद की भाषा जो जन भाषा चल रहा था, तो उसके बाद जो है जो अवहट्ट भाषा आया, उस अवहट्ट भाषा में धीरे धीरे क्या हो रहा है? व्याकरण हो रहा है, मतलब श्रृंखलाबद्ध व्याकरण बन रहा था। जो आज हम लोग मतलब आधुनिक हिंदी में जो हम लोग कहते हैं कि आज हिंदी का जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, वो कब से जो है प्रारंभ हो रहा था? अवहट्ट भाषा से ही इसका जो है श्रृंखलाबद्ध होना शुरू था। ग्रामर हिंदी का जो बनना चाहिए था वो कहाँ से बन रहा था? अवहट्ट भाषा से बन रहा था। तो धीरे धीरे जनभाषा से उसका अलगाव होने लगता है। ठीक है। तो जब भाई कोई चीज़ जो है ग्रामर के रूप में आएगा, तो ग्रामर का जो वर्ड होता है, जो उसका वाक्य होता है, वो क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है। और जब कठिन होगा तो जनभाषा बन नहीं सकता है। तो जो ये आप उसके पहले जो ये भ्रंश भाषा चल रही थी, एक तरह से जनभाषा भी थी। तो जनभाषा के बाद जब अवहट्ट भाषा बन रही थी तो ये ग्रामर के रूप में बन रही थी, हिंदी का ग्रामर बन रहा था। तो वह जो है उससे अलग हो गई। इस जनभाषा से ये अवहट्ट भाषा क्या हो रही थी? थोड़ा अलग हो रही थी। और बाद में यहीं से जो है हमारी पुरानी हिंदी का जो है क्या होता है? पुरानी हिंदी का प्रारंभ होता है या प्रादुर्भाव होता है। ठीक है। मतलब उसको हम पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं या प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकता है।
प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारी पुरानी हिंदी है या प्रारंभिक हिंदी जो हमारी थी, वो उसका जो है प्रारंभ ग्रामर के रूप में कहाँ से हो रहा था? अवहट्ट भाषा से ही हो रहा था। बात समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से पढ़ के सुना दे रहे हैं। कोई भी भाषा जब साहित्यालंब होकर प्रतिष्ठित होती है, प्रतिष्ठित मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करती है, तो वह व्याकरण के नियमों की श्रृंखलाबद्ध होने लगती है। फिर धीरे धीरे जनभाषा से उसका अलगाव मतलब विलगाव होने लगता है। आगे देखिए, अपभ्रंश के ही परवर्ती उत्तरकालीन रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। ये मैं इसके पूर्व ही बता चुका हूँ, एक बार इस नाते उसको डाल दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि क्या हो सकता है। तो अपभ्रंश के ही परवर्ती माने बाद की भाषा और उत्तरकालीन भाषा के रूप में कौन भाषा है? अवहट्ट भाषा है। पुरातन प्रबंध संग्रह के कतिपय अनुश्रुतियों, नाथ और सिद्ध साहित्य, नेमिनाथ चौपाई, बाहुबलिरास आदि के अलावा संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और रोडाकृत राउरबेला की भाषा अद्दहमाण अब्दुल रहमान तथा विद्यापति ने अवहट्ट माना है। ठीक है, वहाँ पर तो अब्दुल रहमान केवल दो चीज़ को बताए थे कि मैथिली विद्यापति का जो है कीर्तिलता और अपनी जो है अद्दहमाण की जो है संदेश रासक को इन्होंने माना है। लेकिन जो है अब्दुल रहमान जी और क्या कह रहे हैं आगे कि पुरातन प्रबंध संग्रह की कतिपय अनुश्रुतियों, मतलब उस समय जो पुरातन प्रबंध संग्रह लिखा गया था अवहट्ट भाषा में, और उसके साथ साथ नाथ संप्रदाय और सिद्ध साहित्य तथा नेमिनाथ चौपाई जो है और बाहुबलिरास आदि के अलावा संत ज्ञानेश्वर, इनका नाम तो आपने सुना होगा, संत ज्ञानेश्वर का बहुत ही प्रसिद्ध जो है भक्त कवि थे महाराष्ट्र के। तो ये जो संत ज्ञानेश्वर हैं, इनकी ज्ञानेश्वरी और रोडाकृत राउरबेला, इन सब की भाषा को अद्दहमाण मतलब अब्दुल रहमान जी क्या मानते हैं, और विद्यापति की भाषा साहित्य को क्या मानते हैं? अवहट्ट भाषा मानते हैं। उस समय के जो है जिस प्रकार जो है विद्यापति जो है बहुत ही प्रचलित कवि थे अवहट्ट भाषा के, उसी प्रकार जो है अब्दुल रहमान जो है अवहट्ट भाषा के बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं। तो अब्दुल रहमान जी कह रहे हैं कि जो है उस समय जो है पुरातन प्रबंध संग्रह के कतिपय अनुश्रुतियों, जो उस समय तमाम अनुश्रुतियाँ चल रही थीं अवहट्ट भाषा के समय, और नाथ और सिद्ध साहित्य, नेमिनाथ चौपाई मतलब ये रचना है, बाहुबलिरास एक रचना है, आदि के अलावा संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी और रोडाकृत की राउरबेला की भाषा को अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान ने विद्यापति ने भाषा को अद्दहमाण तथा विद्यापति ने अवहट्ट माना है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी को अपभ्रंश और अवहट्ट से जो कुछ मिला। फिर आप हिंदी की विशेषता यहाँ बताया जा रहा है कि हिंदी को मतलब हिंदी जो आज हमारी भाषा है हिंदी, उस भाषा को अपभ्रंश और अवहट्ट से जो कुछ मिला उसका पूरा लेखा जोखा इन तीनों की भाषिक और साहित्यिक संपत्ति का तुलनात्मक विवेचन से प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि जो हमारी प्राचीन प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा और अवहट्ट भाषा, ये तीनों से जो भी मतलब अगर इसका लेखा जोखा लिया जाए, पूरा लेखा जोखा लिया जाए, तो इन्हीं तीनों प्रकृत भाषा से ही हमारी जो है हिंदी को जो है समृद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर तुलनात्मक अध्ययन भाषा और साहित्य की संपत्ति के रूप में अगर उसका तुलनात्मक विवेचन या तुलना किया जाए, तो इससे मालूम पड़ता है कि जो हमारी हिंदी है उसका जो भाषिक और साहित्यिक संपत्ति है वो कहाँ से मिला है? प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा से ही मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, हिंदी खड़ी बोली हिंदी के भाषिक विकास और साहित्यिक मतलब यहाँ शॉर्टकट में कहा जा रहा है कि खड़ी बोली हिंदी के भाषिक विकास और साहित्यिक विकास में जिन भाषा और बोलियों का विशेष योगदान रहा है उनमें अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाएं भी हैं। अगर मान लीजिए आदमी कहता है कि जो है मतलब कोई स्टूडेंट है पढ़ लिख रहा है, तो उसमें कहा जाता है कि जो है बाबू आपके मतलब इस पढ़ाई लिखाई और नौकरी में विशेष महत्व किसका है? तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माता का है, पिता का भी है, दोस्तों का भी है, और हमारे सगे संबंधियों का है, भाई और बहन का भी है, मतलब तमाम लोगों का नाम गिनाने लगते हैं। लेकिन मतलब जैसे मान लीजिए बालक है तो तमाम लोग माता का है, पिता का है, भाई का है, बहन का है, रिश्तेदार का है, मामा का है, मामी का है,
तमाम लोगों का मतलब नाम गिनाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जो है अगर सही मायने में माना जाए तो लोग पूछ देते हैं नहीं तो आप बहुत बता रहे हैं, लेकिन सही सही बताइए कि इसमें विशेष रूप से किसका महत्व है। तो आप कह सकते, तो वह वाला कहता है कि हमारे माता पिता और भाई का, ठीक है, या हमारे गुरुजी का, मतलब शॉर्टकट में बताता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी के भाषिक विकास, मतलब उसके भाषा के विकास और साहित्यिक विकास में जिन भाषा और बोलियों का विशेष योगदान रहा है उनमें अपभ्रंश और अवहट्ट का भाषाएं भी हैं। कहने का मतलब अरबी, फारसी, तुर्की जो है देशज और विदेशज तमाम भाषाओं से मिलकर हमारी हिंदी संस्कृत से भी मिलकर बना है। लेकिन अगर सच कहा जाए जो हमारी आधुनिक हिंदी है उसमें विशेष योगदान किस भाषा का है? अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा का है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है मैं अब शॉर्टकट वीडियो बनाने वाला हूँ और पूरा प्रयास करूँगा कि बहुत ही कम, मतलब 10-15 मिनट के अंदर मैं जो है अपना वीडियो ख़त्म कर दूँ। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने मित्रों को, अपने जो है रिश्तेदारों को, जो भी बच्चे 9th 10th टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करें उनको सबको प्रेषित करिएगा और जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो है अपना आत्मीय कमेंट देना ज़रूर दीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद।